दोस्तों, अब तक आपने सुना नैना एक ऐसे दोहराए पर आकर खड़ी हो गई है जिधर शादी के समय पर विदाई के समय जो उसकी माँ ने सीख दी थी वो और उसके संस्कार हैं, और दूसरी तरफ प्रिंसिपल सर ने उसे अपने प्यार का इजहार किया है। अब आगे जैसे ही नैना विद्यालय पहुंची, सामने प्रिंसिपल सर खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही रूपल मैम ने कहा, लगता है नैना आज सर गेट पर हैं। इसका मतलब है कि देर से आने वालों की सामत है आज। अच्छा हुआ हम समय से आ गए हैं। मगर नैना ने जैसे ही उन्हें देखा, वह एक पल के लिए नजरें उनसे टकराई और हजारों सवाल और जवाब एक क्षण में सामने लहरा गए। नैना ने तुरंत नजरें नीची कर ली और रूपल ने मजाक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, आज सुबह सुबह यहाँ मूड तो सही है आपका। सर ने उसी लहजे में उत्तर दिया, मैम बिल्कुल बढ़िया है, आपको देखकर और ज्यादा बढ़िया हो गया हूँ। और गुड मॉर्निंग सर, नैना ने भी धीमे से कहा। उसकी कही बात को अनसुना करके वो रूपल से बात करते रहे। मॉर्निंग असेंबली में भी जब भी नैना की नजरें सर से टकराई तो सहम कर उसने नीचे कर ली। सब अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। नैना कंप्यूटर लैब में चली गई। उसे लगा अब सर यहाँ आएंगे और उससे कल की बात पूछेंगे, पर 2 पीरियड निकल गए लेकिन सर नहीं आए। नैना अपनी कक्षाएं पढ़ाने में व्यस्त हो गई। दिन भर उनके ख्यालों में सिर्फ कल वाली बातें गूंज रही थी। छुट्टी हुई और वो रूपल मैम और सर के साथ घर जाने लगे। नैना को लगा कि अब रूपल मैम को छोड़ने के बाद वो कल की बात का जिक्र करेंगे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नैना को भी उसके घर के पास छोड़कर सर चुपचाप निकल गए। नैना इस बात से थोड़ा चिंतित थी कि न जाने उनके मन में क्या चल रहा है। कहीं सीधे सीधे नौकरी से निकालने की खबर न सुना दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल सर अब उससे सिर्फ मतलब भर की बातें करते थे, ज्यादा नहीं। और जो नैना थी वह बेचारी चुपचाप अपना काम में लगी रहती थी। और अक्सर अब प्रिंसिपल सर उससे ज्यादा बातें नहीं करते थे और ना ही नैना कुछ कहती थी और ना वो। पर जब भी नजरें मिलती तो ऐसे लगता जैसे हजारों बात हो गई दोनों के बीच। एक मित्र की तरह वो दोनों अब भी साथ थे। तभी लखनऊ में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए शिक्षकों का चयन हुआ। उनमें नैना का भी नाम था। सभी को सिर्फ एक दिन के लिए सेमिनार में जाना था। हर रोज 5 शिक्षकों का जाना तय हुआ। प्रिंसिपल सर को पूरे 5 दिन वहीं रुकना था। नैना ने जब इस बारे में घर में बताया कि एक दिन के लिए लखनऊ जाना है, तो उसके परिवार वालों ने मना कर दिया कि कहीं नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं है ऐसी नौकरी करने की कि शहर से बाहर जाना पड़े। उसकी सासू माँ ने तो साफ साफ कह दिया था। तो नैना कहने लगी, मम्मी जी मैं सुबह जाऊंगी और शाम को वापस आ जाऊंगी। वैसे भी तो स्कूल जाती हूँ, न सिर्फ कुछ घंटे ही तो एक्स्ट्रा हैं। तो वो सब हमें नहीं पता, उसकी सासू माँ ने कहा। और नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। नैना कहने लगी, मम्मी जी मेरा जाना जरूरी है, कुछ शिक्षकों का तो चयन भी नहीं हुआ है, मेरा हुआ है, तो आप मुझे मना कर रही हैं। प्लीज मम्मी जी मुझे जाने दीजिए, मैं रात से पहले वापस आ जाऊंगी। और फिर रूपल मैम भी तो जा रही हैं मेरे साथ। सासू माँ को अब एहसास था कि अगर इजाजत नहीं दी तो नैना विद्रोह करेगी, मगर जाएगी जरूर। इसलिए इजाजत देकर एहसान जताने में ही सासू माँ ने अपनी भलाई समझी। सेमिनार के आखिरी दिन नैना और रूपल बाकी 3 शिक्षकों के साथ लखनऊ पहुंचे। हल्का गुलाबी और सफेद रंग की साड़ी में नैना बहुत ही प्यारी लग रही थी। वहीं गहरे हरे और नीले रंग की साड़ी में रूपल अपने नाम के अनुसार रूप की आभा बिखेर रही थी। 3 दिन बाद नैना को अपने सामने देखकर प्रिंसिपल सर उसे अनदेखा करके बाकी सबसे मिले थे
और सबका स्वागत भी किया और बोले चलिए पहले सब नाश्ता कर लीजिए, फिर 10 बजे से सेमिनार शुरू होगा। उन्होंने सभी शिक्षकों को जो निर्देश दिए। रूपल ने कहा सर मैं नाश्ता करके आई हूँ। नैना ने कहा मैं भी सर। तो वो बोले ठीक है, सब नाश्ता करके मेरे हॉल में मिलिए, आप दोनों मेरे साथ आइए। प्रिंसिपल सर नैना और रूपल को साथ चलने के लिए कहने लगे। रूपल ने पूछा कहाँ सर? तो वो बोले मेरे कमरे में सभी शिक्षकों के बैज जो वहीं रखे हुए हैं, बैज लेने हैं। दोनों उनके साथ चल दिए, कमरे में जाकर सामान लिया और बाहर आ गए। तभी रूपल को उनकी कोई पुरानी मित्र मिल गई और वो उससे बातें करने में व्यस्त हो गई। नैना और प्रिंसिपल सर चुपचाप खड़े थे, दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। नैना समझ गई अब सर उससे कोई बात नहीं करना चाहते। जानबूझकर नैना को अनदेखा करने के लिए उन्होंने अपना फोन निकाला और व्यस्त हो गए। नैना को बुरा तो लगा पर वो चुपचाप खड़ी रही। थोड़ी देर में सब लोग हॉल में पहुंचे। हॉल में सब साथ में ही बैठे थे। सबने सेमिनार बहुत अच्छे से सुना, कुछ रोचक प्रस्तुति भी हुई। अंत में सर ने सबको CMS के संस्थापक श्री जगदीश गांधी जी से मिलवाया। बेहद साधारण लेकिन अलौकिक प्रतिभा और ज्ञान के धनी व्यक्तित्व थे। उनका सभी उनसे मिलकर बहुत ही खुश हुए। नैना के लिए यह एक नया अनुभव था। इस बीच कई बार दोनों की नजरें आपस में मिली, पर जैसे ही मिलती तुरंत दोनों यहाँ वहाँ देखने लगते। शाम होते ही सब वापस कानपुर के लिए निकले। 2 कार थी और 6 लोग, इसलिए तय हुआ कि 3-3 लोग एक साथ चलेंगे, क्योंकि सर रोज ही नैना और रूपल को घर तक छोड़ते थे, इसलिए वो तीनों एक साथ हो गए और वैसे भी तीनों की बनती भी थी। रास्ते में 2 घंटे के सफर में नैना ने एक शब्द भी नहीं कहा। रूपल और सर ही आपस में बातें करते रहे। रूपल ने कहा भी क्या हुआ नैना, ठीक तो हो ना, या ज्यादा थक गई आज? नैना ने सिर दर्द का बहाना बनाकर चुप रहना ही ठीक समझा। जबकि थोड़ी देर बाद रूपल मैम का घर आ गया तो वो उतर गई। अब नैना और सर अकेले थे। उन दोनों के बीच सन्नाटे से भी ज्यादा शोर था। कार नैना के घर की तरफ ना मुड़कर किसी और दिशा में मुड़ गई। नैना समझ गई कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए चुपचाप बैठी रही। आगे जाकर एक जगह कार रुक गई। नैना का दिल तेजी से धक धक कर रहा था। तो सर ने कहा क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया नैना, इन 4 दिनों में जब मैं विद्यालय में नहीं था? नैना चुपचाप रही। सर बोले नैना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोलोगी क्या? तुम्हें एक पल भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैं यहाँ हर रोज इंतजार करता था कि शायद आ जाओगी तुम। एक एक पल भी तुम्हें अपने मन से नहीं निकाल पाया मैं, और आज सुबह जब से तुम्हें देखा है तब से तुमसे बात करना चाहता था, पर सोचा शायद तुम शुरुआत करो, पर तुमने तो कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। नैना मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज्यादा, शायद खुद से भी ज्यादा। तुम्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ मेरी कमी का? तुम्हारा एक बार भी मन नहीं हुआ मुझे देखने का? सर बोले जा रहे थे। यह सब प्यार नहीं है, आकर्षण है सर। आप समझदार हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। किस रिश्ते की नींव रखना चाहते हैं आप, जिसका कोई भविष्य नहीं? आपकी पत्नी है जो आंख मूंदकर आप पर भरोसा करती होगी। मेरा पति है जिसने किसी भरोसे के साथ मुझे नौकरी करने की इजाजत दी है सर। हम दुनिया को नहीं, हम खुद को धोखा देंगे, इसलिए इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। सर बोले किसकी बात कर रही हो तुम? अपने उस पति की जिसे तुम्हारी खुशी या तुम्हारी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता? और फिर अगर मेरे मन में तुम और मैं अपनी पत्नी के साथ रिश्ता निभाऊं, धोखा तो वो होगा ना। कुछ रिश्ते हम सिर्फ इसलिए निभाते हैं क्योंकि निभाना हमारी जरूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा समय ही तो चाहता हूँ, और मैं किसी के साथ कोई अन्याय थोड़ी ना कर रहा हूँ। और पंकज के बारे में, हाँ मैं सब जानता हूँ नैना,
कई बार तुम्हें देखा है पंकज के दिए जख्म अपनी साड़ी के आंचल से तुम्हें छुपाते हुए। क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हारी आंखों में खुद तुम्हारा दर्द बयां करती हैं। और तुम? तो नैना कहने लगी, ओ तो दया कर रहे हैं सर आप मुझ पर, दुख बांटना चाहते हैं मेरा। ऐसे रिश्तों की उम्र बहुत छोटी होती है सर। सर कहने लगे, नैना हर बात को गलत नजरिए से देखना जरूरी है क्या? मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा, मैं तुमसे पहले दिन से प्यार करने लगा हूं। तुम्हारी सच्चाई तो मुझे बहुत बाद में पता चली। लेकिन सर, नैना कहने लगी, मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ और दिल की गहराइयों से करती हूँ। नहीं, सर कहने लगे, तुम भी करती हो मुझसे प्यार, मगर कहना नहीं चाहती क्योंकि तुम डरती हो इस समाज से, परिवार से, सबसे डरती हो तुम। इसलिए तो आज तक अपने लिए आवाज नहीं उठा पाई। हिम्मत खुद के लिए आवाज उठाने की है नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम डरती हो। क्या जीवन ऐसे ही गुजार दोगी घुट घुट कर? नैना की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। नैना प्लीज चुप हो जाओ, कहने लगी। सर प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुए नैना नहीं देख सकता। सर कहने लगे, तुम मत रो नैना, पिछले 1 साल से चाहता हूं तुम्हें। कभी भी तुम्हें तकलीफ देना या परेशान करना मेरा मकसद नहीं है। तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा, और ऐसा करने से तुम मुझे नहीं रोक सकती। नैना के हाथों के अपने हाथों में लेकर सर कहने लगे, तुम्हें खुशियां देना चाहता हूं, तकलीफ नहीं नैना। नैना अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो सर, अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो वह कहने लगी, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती सर, इसलिए इस मित्रता को ऐसे ही रहने दीजिए, किसी ऐसे रिश्ते में मत बदलिए जिसकी वजह से मैं आपको खो दूं। तो सर कहने लगे, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं तुमसे वादा करता हूं नैना, आज से तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। जब तक सांस है तुम्हारा ये मित्र हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे लिए तुम्हारा साथ और तुम्हारी खुशी बहुत महत्वपूर्ण है। चलो नैना, अब मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, वरना घर पर ना जाने क्या नया बखेड़ा हो। नैना कहने लगी, धन्यवाद सर, आपने मुझे समझा। फिर उन्होंने नैना को घर छोड़ दिया। नैना घर पहुंची तो रात के 8 बज चुके थे। सासू माँ नैना का ही इंतजार कर रही थी। सासू माँ ने नैना को आते ही पूछा, बड़ी देर लगा दी आने में? नैना कहने लगी, जी मम्मी जी, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक ज़्यादा था। तो उन्होंने सासू माँ ने नैना को बताया, खाना सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए बनेगा, पंकज और उसके पापा शादी में गए हुए हैं। नैना बोली, जी ठीक है, मैं क्या बना दूं? तो उसकी सासू माँ बोली, कुछ भी बना लो, ऐसा करो अजवाइन के पराठे बना लो, दही रखा है तो रायता हो जाएगा, जल्दी भी बन जाएगा और बहुत भूख भी लगी है। तो नैना कहने लगी, जी ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाई। कहकर नैना खाने बनाने में लग गई। आज नैना निश्चिंत थी और खुश भी। वैसे अब बात प्रिंसिपल साहब की जाए तो आपको बता देते हैं, 29-30 साल के आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, खुश मिजाज थे, सकारात्मकता, हमेशा सबकी सहायता करने को तैयार और अपने कर्मचारियों के साथ उनका फ्रेंडली व्यवहार, जो इसलिए वो सबके प्रिय भी थे। नाम था राजीव शर्मा। विद्यालय की कई शिक्षिकाएं उन्हें बहुत पसंद करती थीं और उनसे बात करने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए अवसर ढूंढती रहती थी, पर उनका मन अटका था नैना में। खैर, ये दोस्ती अब दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। अब कुछ कहे बिना बहुत सी बातें हो जाया करती थी। नैना को अब प्रिंसिपल के रूप में एक अच्छा मित्र मिल गया था। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि रात चाहे कितनी भी काली घनेरी हो, पर उसके बाद सुबह जरूर होती है। नैना के साथ जो कुछ हो रहा था वो एक नई सुबह थी या दूसरे बड़े अंधेरे की आहट, यह तो नैना को भी नहीं पता था, मगर जो हो रहा था वो अच्छा जरूर लगता था। नैना को राजीव, जो प्रिंसिपल सर थे, और राजीव कहने लगे, अब सर सर मत कहा करो नैना, मैं तुम्हारा मित्र हूं, इसलिए मुझे राजीव बोला करो। राजीव को नैना का साथ अच्छे लगने लगा था। मित्रता अपने आप में मिसाल थी। गंगा मैया के तट के साथ में शुरू हुई ये मित्रता
गंगा मैया जितनी पवित्र थी। राजीव भी अब किसी न किसी बहाने से नैना के समय बिताने की कोशिश करते कि उसके साथ में समय बिताएं। खैर समय गुजर रहा था। नैना के घर के हालात अब भी वैसे ही थे। नैना ने घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, मगर पंकज ने शराब पीकर सारे बच्चों को बुरा भला कहा और सभी बच्चों ने आना बंद कर दिया। फिर एक दिन नैना जब विद्यालय से थकी हारी लौटी तो उसकी सासू माँ ने नैना से पूछा, नैना, नंदिनी जो नैना की ननंद थी वो कहने लगी कि वो पीली साड़ी नहीं मिल रही उसने पिछले महीने पूजा में जो पहनी थी तुम्हारे पास है क्या? नैना बोली, नहीं मम्मी जी, वो तो दीदी ले गई थी तभी। नैना ने पानी का गिलास भरते हुए कहा था। तो वो कहने लगी उसकी सासू माँ, जरा अपनी अलमारी दिखा। तो वह कहने लगी, जी मम्मी जी, खाना खा लूं फिर खोलती हूँ, बहुत भूख लगी है। नैना ने खाना परोसते हुए कहा। तो वह बोल, थोड़ी रुक कर खा लेना, कहने लगी, पहले अलमीरा दिखाओ। सासू माँ ने थोड़ी सख्ती से कहा तो नैना को थोड़ा बुरा तो लगा, साथ ही गुस्सा भी आया, क्योंकि वह सुबह से भूखी थी। पर उसने उस समय खाना छोड़कर अलमारी को खोलना उचित समझा और बोली, लीजिए मम्मी जी, आप देख लीजिए। कहकर नैना खाना निकालने चली गई। तो उसकी सासू माँ बोली, नहीं, तुम एक एक करके सारा सामान नीचे फर्श पर रख दो, मैं सब देख लूंगी, फिर बाद में दोबारा वापस रख देना। नैना कहने लगी, पर मम्मी जी उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो उसकी सासू माँ बोली, ओ, तो तुम अपनी अलमारी नहीं दिखाओगी, इसका मतलब साड़ी तुमने चुराई है। नैना बोली, चुराई है? मैं क्यों उनकी साड़ी चुराऊंगी? क्योंकि खरीदने की औकात नहीं है, उसकी सासू माँ ने कहा। तुम 4,500 की साड़ी थी, इतनी तुम्हारी महीने भर की कमाई नहीं है जितनी मेरी बेटी जितनी महंगी साड़ी पहनती है। तो वह कहने लगी, नैना, हाँ मम्मी जी, मेरी कमाई उतनी नहीं है, मगर मेरे शौक भी इतने महंगे नहीं हैं। फालतू की पंचायत ना करो और अलमीरा से कपड़े निकालो, उसकी सासू माँ ने धमका दिया। नैना ने एक एक करके सारे कपड़े निकाले और फिर अपनी सासू माँ को दिखाकर वापस रखे। इस सब में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। अब ऊपर से अपनी शादी वाला बक्सा निकालो, उसकी सासू माँ गुस्से में कहने लगी। तो नैना कहने लगी, पर मम्मी जी, उसमें तो शादी की साड़ियाँ हैं, वो तो 6 महीने से खुला ही नहीं है। तब नैना की सासू माँ गुस्से में बोली, जितना कहा है उतना करो, बक्सा दिखाओ चुपचाप। अगर साड़ी तुमने नहीं ली तो दिखाने में डर कैसा? नैना ने बड़ी मुश्किल से बक्सा नीचे उतारा। ज्यादा भारी होने की वजह से नैना बक्सा संभाल नहीं पाई और उसके पैर पर बक्सा गिर गया। पैर पर बक्सा गिरने से नैना का बिछुआ उसके पैर में घुस गया। उसे काफी चोट लगी, पर बिना उसकी चोट की परवाह किए उसकी सासू माँ बक्से से साड़ियां निकालकर बिस्तर पर फेंकने लगी और अपनी बेटी की साड़ी ढूंढने लगी। पर साड़ी होती तो मिलती ना। फिर वो उसकी सासू माँ बोली, अपना सूटकेस खोलो, वो भी दिखाओ। नैना बोली, मम्मी जी, मेरे पास उनकी साड़ी नहीं है, मेरे पैर में चोट लग गई है। नैना ने पैर की चोट का बहता खून पोंछते हुए कहा था। तो उसकी सासू माँ बोली, इसका मतलब साड़ी उसी सूटकेस में है, उतारो उसे जल्दी से। सासू माँ ने नैना की चोट को अनदेखा करते हुए कहा। नैना भी अब गुस्से में उठी और सूटकेस ऊपर से उतार कर खोला और सारे कपड़े बिखेर दिए और बोली, लीजिए मम्मी जी, हो गई तसल्ली या अब भी कुछ बाकी है तो वो भी रख लीजिए और सारा कुछ देख लीजिए। तो नैना भी बहुत गुस्से में ही थी। उसकी सासू माँ बोली, तेवर तो देखो इसके, साड़ी ढूंढने के लिए कह दिया तो कितनी तमतमा रही है, जरूर अपनी माया भाभी को दे आई होगी। सासू माँ ने बिना सोचे समझे अब नैना पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। नैना बोली, मम्मी जी, मैं तो कई महीने से मायके भी नहीं गई और वो साड़ी तो दीदी ने पिछले महीने पहनी थी और मैंने उन्हें खुद वो साड़ी दी थी जब वो अपना सामान पैक कर रही थी। नैना ने जवाब दिया तो उसकी सासू माँ बड़बड़ाते हुए घर से बाहर चली गई। नैना की समझ में गई कि यह सब ये जाकर जेठ जी और पंकज जी को भरेंगी और फिर पंचायत लगेगी। नैना एक बार फिर कटघरे में खड़ी होगी, फिर पंकज को कान भरकर भेजा जाएगा और वो बिना सोचे समझे नैना के साथ मारपीट करेंगे। पर नैना इन सब बातों की उसे आदत सी हो गई थी और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। शाम को जेठ जी घर आए, पंचायत शुरू हुई। नैना ने कई बार कहा, पर बार बार यही कहा गया उससे, साड़ी उसके पास नहीं है। तो कहाँ है? पर
नैना बार बार कहती रही, मैं क्या जानूं, लेकिन साड़ी मेरे पास नहीं है। पर कोई नहीं माना। तलाशी दोबारा ली गई पर कुछ नहीं मिला। मिलता भी कैसे, जब नैना ने साड़ी ली ही नहीं थी तो उसके पास कैसे मिलती। तो वो कहने लगे, तुम्हारे पास सुबह तक का समय है नैना, जहाँ कहीं भी तुमने साड़ी रखी है वो दे दो, क्योंकि साड़ी तो तुम खरीद नहीं सकती हो। वापस कर दो, नहीं तो साड़ी खरीद कर तुम्हें देनी पड़ेगी। नैना अपनी बात कहने लगी, 4,500 की साड़ी खरीद कर दूं, पर मैंने साड़ी ली ही नहीं है तो मैं क्यों खरीद कर दूं। लालची माँ की लालची बेटी, कहने लगे उसे। माँ क्या खानदान ही लालची है इसका। इधर उधर देखो, माँ और भाई इसकी भाभी को दहेज के लिए परेशान करते हैं, और इधर ये हमारी बहनों की महंगी चीजें चुराकर अपने शौक पूरी करती है। पंकज ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। अपने भाई और मम्मी के लिए ऐसी बातें सुनकर नैना खून का घूंट पीकर रह गई। कुछ बोलने का मतलब था कि बहस होना, इसलिए चुप रही। रात में पंकज फिर नशे की हालत में आए, फिर वही मारपीट, फिर वही साड़ी वापस की जिद। नैना के पास साड़ी थी नहीं तो देती कहाँ से, इसलिए हर थप्पड़ को चुपचाप सहन कर गई। रात भर रोती रही, इसलिए सुबह नींद नहीं खुली, विद्यालय ना जा पाई। और सुबह फिर जेठ जी आ गए और कहने लगे, बताओ नैना साड़ी कहाँ है। नैना अब गुस्से में बोली, चाहे एक बार पूछो चाहे 1000 बार पूछो, मैंने नहीं ली तो नहीं ली। तो उसकी सासू ने, जो थी सासू माँ, उसने आग में घी का काम कर रही थी, जैसे आग में घी डाल रही हो। बोली, तो क्या मेरी बेटी की साड़ी को दीवार खा गई या आसमान निगल गया। उसने काफी कुछ सुनाया नैना को। तभी नैना का फोन बज उठा। उसकी ननंद नंदिनी का ही फोन था। वह बोली, भाभी अरे मेरी साड़ी मिल गई। वो कल मैंने अलमीरा की सफाई के लिए सारे कपड़े बाहर निकाले थे ना, तो बच्चों ने वॉशिंग मशीन में कब डाल दी पता ही नहीं चला। आज जब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन खोली तब साड़ी उसमें पड़ी मिल गई। नैना कहने लगी, दीदी आपकी साड़ी तो मिल गई, पर आपकी साड़ी की वजह से मेरे घर में कितना कलह हुआ है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अगली बार पहले ठीक से देखने के बाद यहाँ फोन कीजिएगा, क्योंकि नैना बहुत गुस्से में थी और उसने फोन काट दिया। साड़ी मिलने की बात सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए, सब एकदम खामोश हो गए। नैना रोते हुए उठकर अपने कमरे में आ गई और वे बोले, मम्मी जो यह सब क्या है, जो कम से कम। पंकज कहने लगा, पहले पक्का तो कर लिया करो कि साड़ी सच में खोई है या नहीं, फालतू में इतना नाटक हो गया। और पंकज भी नैना के पीछे उसके कमरे में आ गए और कहने लगी उसकी सासू माँ, हाँ हाँ जाकर अपनी पत्नी के पल्लू में जाकर छिप जा, अगर तलाशी ले ली तो गलत क्या किया। और उसकी सासू माँ बड़बड़ाने लगी। तो वह कहने लगा, चलो ठीक है, अब क्यों रो रही हो नैना, साड़ी मिल गई ना। पंकज ने रोते हुए नैना को चुप करवाने की कोशिश की। नैना बोली, हाँ साड़ी तो मिल गई, पर कल रात जो मारपीट तुमने मेरे साथ की, एक बार भी सोचा कि मैं सच कह सकती हूँ। तो पंकज बोला, चलो गलती हो गई, भूल जाओ, और नैना को चुप करने लगा। नैना ने उसे झटकते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी। तो पंकज कहने लगा, अरे नौकरी करने लगी हो तो ज़्यादा ही भाव बढ़ गया है, मेरा हाथ झटकती है, मेरा घमंड आ गया है तुझे। क्या नौकरी करने का इतना घमंड है? जितना तू महीने भर कमाती है ना, उतना तो मैं एक रात में शराब पी लेता हूँ। पंकज ने भी गुस्से में कहते हुए नैना के बाल पकड़कर खींच दिए और नैना कहने लगी, और तुम तो कुछ कर नहीं सकते, सिवाय इतने पैसे की दारू पीकर ही उड़ा सकते हो। और नैना को जो पंकज फिर कहने लगा, मुंह चलाती है, और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। नैना से कहने लगा पंकज, कह दिया ना हरामजादी, साड़ी मिल गई तो बात खत्म। पंकज ने नैना को जोर से धक्का दिया। नैना का सिर दीवार से जा टकराया और बात खत्म नहीं हुई। नैना कहने लगी, अभी बात तो अब शुरू हुई है, और कितने झूठे इल्जाम लगाओगे और कितना मारोगे, कितना गिरोगे तुम सब लोग। नैना अब चीख कर बोली। तो पंकज कहने लगा, देखो इसको बिल्कुल बेशर्मी पर उतर आई है, कितना चिल्ला रही है, बाहर लोग सुनते होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। और पंकज की आवाज़ सुनकर उसकी सासू माँ भी आग में घी डालने आ चुकी थी। कहने लगे, अरे पंकज क्यों चिल्ला रहे हो दोनों। तो लेकिन
अब ये इतनी जोर से चिल्लाओगे तो बाहर वाले लोग नहीं सुनेंगे। तो नैना कहने लगी, आज बाहर वाले लोग सुनेंगे तो मुझे भला बुरा कहेंगे। रोज जब सुनते हैं मेरी चीखें, रोज जब सुनते हैं मुझे दी गई गंदी गंदी गालियां, तब कुछ नहीं होता मम्मी जी। नैना भी आज अपने आपे से बाहर हो गई थी। क्यों रहूं मम्मी जी मैं चुप? क्यों? कल से एक साड़ी के लिए जीना मुश्किल कर दिया आप लोगों ने, वो भी उस साड़ी के लिए जो मैंने ली ही नहीं। तो तभी नैना के गाल पर एक जोरदार तमाचा पंकज ने दिया और बोला, कुछ भी ज्यादा ही जवान नहीं चलने लगी है तेरी? 2 पैसे क्या कमाने लगी है? सबको ठेंगे पर रखेगी? तेरी कमाई से घर नहीं चलता समझी? लगता है बाहर की हवा लग गई है तुझे, आवारा कहीं की। न जाने कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती है, किसके दम पर उछल रही है, कौन सा नया खसम मिल गया तुझे? अब सासू माँ ने भी आग में घी का काम कर दिया और पंकज ने नैना के बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसे औरत को जो उसने बहुत पीटा, क्योंकि वह तो औरत को पैर की जूती समझता था, और कहने लगा, औरत पैर की जूती होती है, इसको जितना दबा कर रखो उतना सही है, आवारा औरत कहीं की। सब वहां से चले गए। सासू माँ दूसरे कमरे में बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। नैना फिर एक बार आईने के सामने जाकर बैठी। एक वही तो साथी था उसका मन किया वो चीख चीख कर रोने लगी, मगर मजबूर थी। चुपचाप आंसू बहाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अपने जख्मों को देखती रही और फिर आईने में खुद को देखती और फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकने कर जो रोने लगी। तभी कि उसकी जो सासू माँ कहने लगी, अरे ये नौटंकी बंद करो, तुम्हारा बाप नहीं आएगा यहाँ खाना बनाने, उठकर खाना बनाओ, दोपहर का 1 बज रहा है, खाने पीने का कुछ पता है? बस हर समय नौटंकी नौटंकी कहकर उसकी सासू माँ अपनी बेटी के घर चली गई। नैना यही सोच रही थी, आखिर क्या कसूर है उसका, क्यों उसके साथ यह सब होता है। उधर विद्यालय में जब नैना स्कूल नहीं गई तो प्रिंसिपल सर ने रूपल मैम से पूछा, रूपल मैम, नैना मैडम कल भी विद्यालय नहीं आई और आज भी नहीं आई, कोई खबर आई क्या उनकी? तो रूपल कहने लगी, सर मैंने फोन किया था, उसने उठाया भी नहीं। सर कहने लगे, तो एक बार कॉल करके देखिए, सब ठीक तो है ना? तो रूपल कहने लगी, जी सर मैं अभी करती हूँ। कहते हुए रूपल ने फोन मिलाया, फोन उठा भी तो उधर से हेलो। रूपल कहने लगी, नैना मैं रूपल, तुम आज भी नहीं आई, सब ठीक तो है ना? तो उधर से नैना बोली, गुड मॉर्निंग मैम, कल आऊंगी कहकर नैना ने फोन रख दिया। तो वह कहने लगी, सर आवाज़ तो कुछ ठीक नहीं लग रही, पर उसने ठीक से कुछ बताया भी नहीं। प्रिंसिपल सर बोले, देखते हैं, उन्होंने कहा है तो शायद कल आए। कहकर प्रिंसिपल सर वहाँ से वापस अपने ऑफिस में आ गए, मगर उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक खाली मैसेज नैना के नंबर पर भेजा। फोन नैना के हाथ में था। राजीव का मैसेज देखकर नैना समझ गई कि वो नैना को लेकर परेशान है, इसलिए उसने मैसेज भेजा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना होइए, कल सुबह मिलती हूँ। उधर से जवाब आया, अपना ख्याल रखना मेरे लिए। नैना ने तुरंत उसे डिलीट कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर गर्म की और माथे पर लगी चोट पर इस उम्मीद से लगा ली कि कल सुबह तक ठीक हो जाएगी तो नैना स्कूल जा पाएगी, नहीं तो सबको क्या कहेगी यह चोट कैसे लगी। अगले दिन नैना जब विद्यालय पहुंची तो प्रिंसिपल सर स्कूल के गेट पर ही खड़े थे, जहां नैना को देखकर प्रिंसिपल सर की आंखों में हजारों सवाल तैर गए। वहीं नैना की आंखें भर आईं। अपनी नजरें नीची करके बिना कुछ कहे नैना वहां से चली गई और आकर अपने काम में लग गई। 2 दिन ना आने की वजह से काम भी ज्यादा था और नैना जाकर कंप्यूटर लैब में अपना काम करने लगी। तभी वहाँ रूपल मैम आ गई और कहने लगी, कहाँ थी नैना मैडम आप 2 दिन? चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चली गई? रूपल मजाक में उन्हें छेड़ने लगी। तो नैना मैम बोली, कुछ नहीं मैडम, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, चोट ज़्यादा लग गई इसलिए नहीं आ पाई। नैना को पता था कि अगला सवाल उसकी चोट को लेकर होगा, इसलिए उसने पहले ही साफ कह दिया। तो रूपल मैम कहने लगी, ओ ध्यान रखा करो नैना, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? नैना कहने लगी, ध्यान तो काम पर ही था, पर गीले कपड़ों से भरी बाल्टी का वजन नहीं संभाल पाई इसलिए।
और रूपल कहने लगी, मैं और प्रिंसिपल सर बहुत परेशान हो रहे थे। अच्छा छोड़ो, एक गुड न्यूज़ दूँ? तो नैना कहने लगी, हाँ बताइए ना क्या बात है। तो वह कहने लगी, मुझे दूसरी अच्छी नौकरी मिल गई है नैना मैम। नैना बोली, क्या दूसरी नौकरी? तो क्या आप इस स्कूल को छोड़कर चली जाओगी? तो रूपल बोली, नहीं प्लीज़ आप मना कर दो। नैना कहने लगी, मैं कैसे रहूँगी आपके बिना? तो जो रूपल मैम कहने लगी, पागल, पूरे 3,000 रुपये ज़्यादा है सैलरी, कैसे छोड़ दूँ? अब नैना उदास हो गई। पूरे दिन काम में उसका मन नहीं लगा। छुट्टी के समय नैना और रूपल जैसे ही घर जाने को निकली, पीछे से डायरेक्टर सर ने उन्हें बुलाया और कहा, अरे रूपल मैडम और नैना मैडम जरा ऑफिस में आइए हमारे। तो वो दोनों कहने लगी, जी सर। दोनों एक साथ जो ऑफिस में चली गई। सर कहने लगे, बैठिए, हमने सुना आप जा रही हैं रूपल मैडम स्कूल छोड़कर। तो रूपल मैम ने कहा, सर सुना क्या, आपको प्रिंसिपल सर ने बताया होगा। अब आप तो सैलरी बढ़ा नहीं रही, मेरी तो जाना तो पड़ेगा ना। तो डायरेक्टर सर बोले, अच्छा तो आपकी सैलरी बढ़ा दी हमने, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यही कहने के लिए बुलाया था, लीजिए इसी खुशी में मिठाई खाइए। डायरेक्टर सर ने मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा और वह कहने लगी, रूपल मैम सर आपको तो सिर्फ मिठाई खाने का बहाना चाहिए। तो वह कहने लगे, अरे मैडम जब बहाना नहीं मिलता तो हम कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। और नैना मैडम आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उन्होंने नैना से पूछा। तो नैना बोली, सर ठीक चल रही है और अपना ध्यान रखा करिए। नैना मैम आप सीढ़ियों से गिर गई, उन्होंने नैना से कहा। तो नैना ने रूपल की तरफ घूर कर देखा तो वह कहने लगी, जी सर मगर अब ठीक हूँ। तब तक प्रिंसिपल सर भी वहाँ आ गए और कहने लगे, चलो आप लोगों को मैं घर छोड़ दूँ। तो रूपल कहने लगी, नेकी और पूछ पूछ, चलिए फिर आइए मैं गाड़ी निकालता हूँ। सर कहने लगे, नैना को पता था राजीव उससे बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें घर छोड़ने जा रहे हैं। हुआ भी वही। रूपल को उतारने के बाद कार नैना के घर की विपरीत दिशा में मुड़ गई। नैना समझ गई कि राजीव सर उससे बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें घर छोड़ने के लिए उन्होंने जो गाड़ी विपरीत दिशा में मोड़ दी। और फिर नैना से जो सर बोले, क्या हुआ था नैना? नैना बोली, सर मैं गिर गई थी। तो सर बोले, सच क्या है, कहानी तुमने स्कूल में सुना दी है तो अब सच बताओ। नैना बोली, कुछ नहीं सर। वो बोले, नैना मुझे बताओ तो क्या हुआ? नैना चुप रही। सर बोले, पंकज ने फिर हाथ उठाया ना। नैना के गालों पर आंसू गिराए। सर बोले, मुझे पता था ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वैसे बात क्या थी? उन्होंने आगे पूछा। नैना ने अब पंकज की सारी बातें और उसकी सासू माँ ने जो चोरी का इल्जाम लगाया वे सारी बातें सर को बता दी, सिर्फ एक साड़ी के लिए। सर कहने लगे, पागल हैं क्या सब? खैर छोड़ो, कुछ नहीं खाओ, कुछ खाओगी तुम? चलो, कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं, वो कहने लगे, उन लोगों को शायद आपके और मेरे रिश्ते पर भी शक है सर, बेहतर होगा कि आप इस तरह ना मिला करें, कहीं वो हमारे रिश्ते को गलत नाम ना दे दें। राजीव चुप रहे। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने नैना को घर के थोड़ा पहले छोड़ दिया और बोले, नैना अपना ख्याल रखा करो, और दोनों 2 दिन से तुम्हें देखा नहीं था तो इतनी बेचैनी थी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। राजीव सर कहते कहते रुक गए। नैना कुछ नहीं बोली और चुपचाप उतरकर घर वापस चली गई। घर आकर देखा तो घर पर ससुर जी थे, बस सासू माँ आज भी नंदिनी के घर गई हुई थी। ससुर जी कहने लगे, अगर मेरी बात मानी होती तो इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, क्यों खुद को इतना कष्ट दे रही हो? अब भी समय, मान जाओ मेरी बात। ससुर जी आज फिर मौका पाकर दाव खेलने के मूड में थे। तो वह कहने लगी नैना गुस्से में, भगवान ने आपको 3-3 बेटियां दी हैं और तीनों खूबसूरत भी हैं, उनमें से किसी एक से बात क्यों नहीं मनवा लेते? किसी को भी दे दो लालच, शायद मान जाए। तभी जो उसके ससुर बोले, हरामजादी ज्यादा मुंह चलाती है। इससे पहले कि ससुर जी अपनी बात पूरी करते, नैना बीच में ही बोली, गालियां सिर्फ अपने पति की सुनती हूँ, किसी और की नहीं सुनूंगी, और आज तो सिर्फ मुंह चलाया है, अगर आगे से बदतमीजी की तो हाथ पैरों के साथ और भी बहुत कुछ चलाऊंगी। कहते हुए नैना अपने कमरे में चली गई। तो उसके ससुर जी बोले, हाँ बहुत पर निकल आए हैं ना तेरे, लगता है कटवाने पड़ेंगे। ससुर जी बड़बड़ाते रहे और नैना ने जोर से दरवाजा धक्का देकर अंदर से बंद कर लिया
और बिस्तर पर टिक कर दोनों घुटनों में मुंह छिपाकर बैठ गई। फिर रोने लगी। नैना मैडम, आप बच्ची हैं क्या? उसे जो राजीव सर की आवाज़ सुनाई दी, जो हर बात पर बच्चों की तरह रोने लगती हैं। सर उठाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शायद उसके अंदर की आवाज़ थी। नैना तुरंत खड़ी हुई। सच में क्या वो बच्ची है जो हर बात पर रोने लगती है? वह कहने लगी, नहीं हूँ मैं बच्ची, नहीं रोऊंगी। रोना तो अब उन लोगों को पड़ेगा। नैना ने दरवाज़ा खोला तो सामने ससुर जी अब भी खड़े थे। तो वह कहने लगे, नैना ने कहा, आप यहाँ से जाएंगे, चप्पल खा के जाएंगे? तो वह कहने लगे, ससुर जी, माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई तुझे, कैसे बोल रही है? उसने गुस्से में चीखते हुए कहा। तो नैना कहने लगी, मेरी माँ ने तो सिखाई थी, पर शायद आपकी माँ भूल गई आपको तमीज़ सिखाना, तभी तो अपनी बेटी जैसी बहू के साथ जो ऐसी हरकत करना चाहते हो। और हाँ, चिल्लाना मुझे भी आता है। अपनी आवाज़ अपने गले में रखिए और निकलिए यहाँ से। नैना आज पूरी हिम्मत के साथ बोल पड़ी। तो उसके ससुर बोले, देख हरामखोर, मुझे घर से भगाएगी तू, अब देख मैं क्या करता हूँ, कहकर वो वहाँ से चले गए। नैना ने भी अब चैन की सांस ली और कहने लगी, धन्यवाद सर, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तभी नैना का फ़ोन बजा। फ़ोन नैना की मम्मी का था। नैना बोली, हाँ मम्मी जी, कैसी हो? तो उधर से आवाज़ आई, नैना तुम्हारे बड़े बाबा अब नहीं रहे, आज सुबह सुबह परलोक सिधार गए। दुखी मन से नैना की मम्मी ने नैना को बताया। तो नैना रोने लगी, क्या बड़े बाबा? तो नैना की मम्मी बोली, रो नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं, पापा के जाने के बाद से वो बहुत घुट घुट कर जी रहे थे। शायद उनके प्राण तुम्हारे पापा में अटके थे, आज चले गए, तुम आ पाओगी? नैना बोली, हाँ मम्मी। रोते हुए नैना ने फ़ोन रख दिया और अगला फ़ोन उसने पंकज को मिलाया और वह कहने लगी, पंकज, बड़े बाबा नहीं रहे। और वो रोने लगी। तो पंकज कहने लगा, इसमें रोने की क्या बात है, बुजुर्ग थे, मर गए, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। पंकज के मुंह से यह सब सुनकर नैना चुप हो गई। आज खाना ज्यादा बना लिया, सिया आ रही है, कहकर पंकज ने फोन काट दिया। सिया पंकज की मझली बहन थी, जिसने नैना की खूब बनती थी। आंखों में आंसू बहते जा रहे थे बड़े बाबा के लिए, और नैना को याद हो आया अपना बचपन। बड़े बाबा ने कभी शादी नहीं की थी, वो नैना के परिवार को ही अपना परिवार मानते थे। खेतों के बीच छोटी सी मढ़ैया बनाकर रहते थे। गांव से खेत काफ़ी दूर थे, इसलिए अम्मा रोज किसी न किसी के हाथ बड़े बाबा के लिए खाना भिजवाती थी। ज़्यादातर तो ये काम नैना के बड़े भाई बहनों में के जिम्मे होता था। चाचा के बेटे बेटी सब मिलकर, नैना और उसके भाई बहन मिलकर 10 भाई बहन थे। 6 बहनें थी, 4 भाई। बहुत छोटे थे भाई, इसलिए वो लोग नहीं जाते थे, पर बाकी सब एक साथ गांव से निकलते तो कोई लाठी लिए होता, कोई रास्ते के लिए पानी का डिब्बा। तब प्लास्टिक का चलन नहीं था, सो स्टील के डिब्बे में पानी भरकर ले जाते थे, जिसे डोलची कहते थे। जूट और कांस की बनी डलिया में कपड़े से बंधी रोटियां और दूसरी डोलची में सब्जी, जिसे गांव में सब्जी नहीं तरकारी कहते थे। सारे के सारे एक साथ, चाहे धूप हो या बारिश, खेत पर जाने का नाम सुनकर खुशी से झूम उठते थे। फिर बड़े भैया हर बार एक नए रास्ते से ले जाते थे। रास्ते भर भूतों की बात करते, डर के मारे सब उनके पीछे पीछे जल्दी जल्दी चल देते थे। वो आम का पेड़ देख रहे हो ना, तो बड़े भैया डराते थे, तुम सब उस पर चुड़ैल रहती है, चलो यहाँ से दौड़ लगा कर निकलो। और सब भाग पड़ते थे। जब खेतों में पहुँचते तो बाबा को सारी बात बताते, फिर भैया को खूब डांट पड़ती। बाबा को पता था कि सारे बच्चे आने वाले हैं, इसलिए बगीचे से अमरूद, जिसे गांव में जामफल कहते हैं, इकट्ठा करके रखते थे। साथ ही कभी जामुन, कभी बेर, कभी आम, मौसम के अनुसार फल रखे मिलते थे। जब हम सब जाते तो पहले ही फलों पर टूट पड़ते थे, फिर थोड़ा खेलकर बाबा से जिद करते कि ट्यूबवेल चला दो। ट्यूबवेल को ठीक सामने एक आयताकार, एक बड़ी सी टंकी बनी हुई थी, जिससे ट्यूबवेल का पानी गिरता था। उसमें कूद कर सब खूब नहाते मस्ती करते थे। और अगर कभी बाबा मना कर देते तो जो खेतों में जा रहे पानी की कुल मिट्टी का बना रास्ता होता था, तो उसमें लौटने लगते थे। सब मिट्टी में सन के जब बाबा के पास पहुँचे तो बाबा बड़बड़ाते हुए ट्यूबवेल चला देते थे। नैना की आंखों के आगे बाबा का वही चेहरा घूम गया। एक पल के लिए ठिठक गई नैना, फिर जोर जोर से रोने लगी, पर कोई नहीं था उसे डांडस बंधाता, जो जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो लेती। थोड़ी देर रोती रही, फिर उठकर हाथ मुंह धोए और भागी। आंखों में बाबा की यादें
थी, लेकिन काम तो उसे करना ही था। आज उसकी ननंद भी आने वाली थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी काम में लग गई। अभी थोड़ी देर में सिया दीदी बच्चों के साथ घर आ गई। सिया दीदी को देखते ही जैसे ही नैना उनके चरण छूने के लिए झुकी, उन्होंने नैना को बीच से ही पकड़ लिया और कहने लगी, अरे नैना, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तो नैना कहने लगी, दीदी, मेरे बड़े बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहते कहते नैना रोने लगी। सिया दीदी ने नैना को गले से लगाकर सांत्वना दी और कहा, परेशान ना हो नैना, शायद ये उनकी मुक्ति है, क्योंकि तुम्हारे पापा के जाने के बाद वो टूट गए थे। उनका दुख हम समझ सकते हैं। धैर्य रखो नैना और अपने बड़े बाबा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। और थोड़ी देर बाद सिया दीदी नैना को अपने पास बिठाकर जो समझाती रही और कहने लगी, नैना की सास कैसे अब यहीं बैठी रहेगी? कुछ चाय पानी देगी या नहीं? नैना उठकर रसोई में चली गई चाय बनाने के लिए। तभी सिया दीदी भी रसोई में आ गई और नैना की मदद करने लगी। नैना कहने लगी, अरे दीदी आप बैठिए ना, मैं कर लूँगी। नैना उन्हें रोकते हुए कहने लगी, तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर कर लेंगे नैना, जल्दी हो जाएगा, फिर बैठकर आराम से बात करेंगे। नैना कहने लगी, नहीं दीदी, आप वैसे भी कभी कभी आती हैं, आप मम्मी जी के पास बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। और वो कहने लगी, सिया, नहीं नैना, अपने लिए भी चाय लेकर आओ, साथ में चाय पीते हैं। और नैना भी अपने लिए चाय लेकर बैठ गई उनके पास और चाय पीने लगी। तो नैना कहने लगी, दीदी चलिए आप चाय पीजिए, मैं बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी नैना जाकर चिप्स और पापड़ तल कर ले आई और फिर सबके साथ बैठकर चाय पीने लगी। पर नैना का मन बार बार बड़े बाबा के पास जा रहा था। सिया दीदी भी उसकी मनोस्थिति को समझ रही थी, लेकिन मगर कर भी क्या सकती थी। तो सिया दीदी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी नैना को भेज दो ना पंकज के साथ, बाबा के अंतिम दर्शन कर लेगी और कुछ दिन अपने घर भी रह लेगी। तो नैना की सास बोली, अरे सिया, बुजुर्ग थे और कौन सा नैना के सगे बाबा थे, बाबा के बड़े भाई थे, क्या करना इतनी दूर जाकर। अपनी सासू माँ के ऐसे वचन सुनकर जो नैना को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, मम्मी जी, वो मेरे सगे बाबा नहीं थे, क्या मतलब है आपका, ये सगे सौतेले क्या होता है। तो सासू माँ ने आदेश दिया, जब कह दिया ना नहीं जाना तो मतलब बात खत्म, नहीं जाना है। तो नैना की जो ननंद थी सिया अपनी माँ से कहने लगी, लेकिन मम्मी वो नैना के बाबा थे, सगे से बढ़कर थे, जाने दो ना नैना को। तभी नशे में पंकज आया और कहने लगा, अभी क्या जरूरत है जाने की, बुढ़ा मरा है, अभी तो इसका भाई मरेगा तब जाना, ढंग से रोना। तब सिया कहने लगी, अरे पंकज, थोड़ी तो शर्म कर, उसके बाबा नहीं रहे, पापा पहले से नहीं है और तुम उसके भाई के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, थोड़ी बहुत इंसानियत बची है या वो भी बेच खाई। तब सिया पंकज को डांटते हुए कह रही थी। तो पंकज कहने लगा, अरे सिया दीदी, तुम इस घर के मामलों में जो बीच में ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जाकर अपना घर संभालो, यहाँ आइयो तो खाओ पियो और मज़े से रहो। पंकज अब नशे में अपनी दीदी को उल्टा सुल्टा कहने लगा। खैर, क्यों, तुम्हें क्या लगता है, नैना की ननंद सिया कहने लगी, यहाँ हम खाना खाने आए हैं, क्या हमारे घर में पंकज खाने को नहीं है? लेकिन तुम्हारी बुद्धि जरूर भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें अपनी पत्नी की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। तभी उसकी सास कहने लगी, अरे तुम क्या बातें करने लगे हो। तो सिया कहने लगी, अरे मम्मी, तुम पंकज को समझाने के बजाय उसका साथ क्यों देती हो, और नैना है जो निभा रही है, कोई और होती अब तक। तो सिया भी बोल भी नहीं पाई थी कि सासू माँ ही बीच में बोली, तो क्या सिया तुम नैना को भड़काने आई हो, मत निभाओ, इस घर में निभा रही है, क्या एहसान कर रही है। सिया तू कैसी बेटी है जो अपनी मम्मी को गलत कह रही है और पराई जाई का साथ दे रही है। सिया कहने लगी, मम्मी जो गलत है मैं तो गलत को गलत ही कहूंगी ना, जैसा आप लोग कर रहे हो वैसा ही अगर मेरे साथ मेरे ससुराल वाले करें तब क्या आपको अच्छा लगेगा।
और हाँ, रही तुम्हारे खाने की बात तो बता दूं पंकज, खाना हम अपने घर भी खा सकते हैं। बेटियां मायके शगुन के लिए आती हैं, कलह देखने के लिए नहीं। बस इतना याद रखना, किसी को इतना नहीं सताना चाहिए कि पानी सर के ऊपर निकल जाए। और जा रही हूं मैं, नहीं रुकना यहाँ 1 मिनट भी। और आप मम्मी नंदनी को बुला लो, उन्हीं के साथ खुश रहो, क्योंकि वो ही आपकी हर बात में हाँ मिला पाएगी। अब जब भी यहाँ तमाशा हो ही रहा है, तो सिया गुस्से में कहने लगी। तब उसकी पंकज कहने लगा, जाओ अब यहाँ से, तमाशा करवाने लगती है। तो वह कहने लगी, हाँ जा रही हूँ ना। तो कहने लगा, जाओ और कभी मत आना। सिया कहने लगी, ठीक है चली जाऊंगी। तभी सिया की माँ कहने लगी, अरे जाती है तो जा सिया, यहाँ क्यों नैना को भड़काने आई है। और उसने भी, उसकी माँ ने भी आग में घी का काम किया। तो सिया कहने लगी, मम्मी तुम्हारे लिए ना बड़ी भाभी सही थी, लड़ झगड़ कर अलग हो गई। नैना सीधी है तो क्या जान लोगे इसकी। और फिर सिया ने नैना से कहा, नैना अपना ख्याल रखना। तभी उसकी माँ कहने लगी, अरे सिया जाना, ज्यादा ज्ञान मत दे, इस घर में क्या करना है क्या नहीं करना है। तब वह कहने लगी, ईश्वर के घर ना देर है अंधेर नहीं, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस घर पर कृपा करे। जाते जाते सिया कहने लगी। नैना यह सब सुनकर बहुत रो रही थी और सिया को रोकते हुए बोली, दीदी इनकी बातों का बुरा मत मानिए, ये तो नशे में है, रुक जाइए ना मेरे लिए। तो सिया कहने लगी, नैना बात सिर्फ पंकज की होती तो बुरा नहीं लगता, छोटा है मेरे से और नशे में है, लेकिन आज तो मम्मी ने भी कह दिया। और कहते कहते सिया दीदी की आंखें भर आईं और वह कहने लगी, नैना अपना ध्यान रखना, अब शायद मैं इस घर में कभी ना आऊं। और कहकर वो चली गई। नैना रोती रही काफी देर तक। सबने खाना खाया, पर आज ना नैना ने खाना खाया और ना सिया ने। मुझे अपने घर जाना है, और नैना कहने लगी, और कल सुबह मैं जाऊंगी। तो उसकी सासू माँ ने कहा, एक बार कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। पंकज कहने लगा, अरे जब तेरा भाई मरेगा ना तब जाना। तो नैना कहने लगी, क्यों क्यों मरेगा मेरा भाई। और वो कहने लगा, देख कैसी हरामखोर जवान चलाने लगी है। और इतना कहते ही पंकज ने नैना के बाल पकड़ लिए और जोर से उसे एक लात मारी और बेचारी तिल मिलाकर रह गई।